तो हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 का मॉडल सेट आ चुका है झारखंड बोर्ड का। और ये आपका क्लास 12 और क्लास 10 दोनों का मॉडल सेट आ चुका है। तो आज की इस लेक्चर में आपको बताने में फिजिक्स क्लास 12 के 25 एमसीक्यू के डिटेल सोल्यूशन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका जो सब्जेक्टिव सोल्यूशन होगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और सभी का ध्यान सुनना कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार का जो मॉडल पेपर आया था उसको पता है कि 70 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है वो आपको 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 से लेकर 25 तक है ना। क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक आपके कैसे क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम यही पार्ट करने वाले हैं, हम करेंगे मतलब ओनली हम करने वाले हैं 25 एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, कल के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये सारा पार्ट हम आपको कवर करने वाले हैं। तो हम आज करते हैं ओनली 25 क्वेश्चन। बाकी जितना इंस्ट्रक्शन वो अभी हम एक बार बता देते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो सुन लेना। क्योंकि जो क्वेश्चन 26 से 34 तक हो गया, ऐसे आपके टोटल कितने क्वेश्चन है 26 से अगर आप 12 को 30 पर टोटल 9 क्वेश्चन, उस 9 में से आपको कोई 7 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि आप वो भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यानी 7 क्वेश्चन आपको यहां से करेंगे, मतलब 7 मार्क्स आपको फिर यहां से मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 35 लेकर 42 तक का होगा। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, है ना। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करना है, इसमें से ओनली आपको 6 क्वेश्चन करना है। यानी टोटल आपका 18 मार्क्स हो जाएगा यहां से, है ना। 18 मार्क्स आएगा यहां से। और जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा आपका 43 से लेकर 48 तक, है ना। 43 से लेकर 48 तक हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपके 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। याद रखना, आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। और 4 क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स, मतलब 5 × 4 कर तो 20 मार्क्स मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार आपका टोटल 17 मार्क्स का यहाँ पेपर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है ना, इसमें से कौन सा आवेश है जो कि हमारे संभव होगा सॉल्व करने के लिए। तो देखो हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा ना कि Q इक्वल टू होता है NE, यानी किसी भी चार्ज को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू होगी वो Q/E होनी चाहिए, है ना। मतलब n क्या आना चाहिए, एक आना n आपका एक पूर्णांक आना चाहिए, एक आपका कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब आपका Q इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, है ना। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बताओ Q की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। तो देखो ये जो यहां पे जो टर्म लिखा ना 1.6, देखो इस 1.6 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, क्या ये 5 पॉइंट डिवाइड हो सकता है, क्या 16 के टेबल 58 आता है, नहीं आता है। 3.2 32 आता है, 32 आता है। 45 नहीं आता है, 86 नहीं आता। मतलब कौन आता है 1.6 अगर हम निकालें, मतलब 16 का टेबल निकालें, यानी 16 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है, ओनली 3.2, दैट मीन्स 32 आता है। यानी अगर हम 1 दैट मीन्स को हम डिवाइड करें तो 3.2 × 10⁻−18 करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 16 से डिवाइड करो 32 को, तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा ओनली 10⁻1। तो आंसर आ जाएगा 20। यानी ओनली यही पॉसिबल है, क्योंकि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, जो हम n की बात कर रहे थे, वो एक इंटीजर होना चाहिए। और वैसा हमें कब मिलेगा, ओनली ऑप्शन में बी। तो चेक क्या करना है, आप सिर्फ 1.6 से देखना कौन सा डिवाइड होता है, 5 डिवाइड होता है, 3.2 डिवाइड होता है, 4.5 डिवाइड होता है या 8.6 डिवाइड होता है ना। कौन सा डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लगता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, तो कहता है बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमने पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज को ही तो बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q × E। यही तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमसे पूछा गया यहाँ पर फोर्स के बारे में, यानी वो बल क्या होगा। तो बल क्या होगा, वो सिंपली Q × E हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका हो जाएगा करेक्ट। आते क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है 3 कैपेसिटर है ना, हमारे पास 3 संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, सबकी कैपेसिटी सी गिवन है। और सभी को हमने कैसे जोड़ा है, सभी को हमने जोड़ा है पैरेलल में। पैरेलल में सबको जोड़ा है, समांतर में लगाया। तो बताओ उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। तो हमने कुछ इस टाइप से हमने लगाया है, 3 कैपेसिटर को लगाया हमने पैरेलल में, है ना। कैसे लगाना है, हमें इन सभी को लगाना है पैरेलल में लगाना, मतलब कुछ इस टाइप से हमने लगाया है 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में, मतलब समांतर में हमने ऐसे लगाया है। कह रहा है कि अगर सभी की कैपेसिटेंस कितनी जाए, अगर सभी की कैपेसिटेंस कितनी की है, C है, C है, C है, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा CP इक्वल टू, तीनों को क्या कर लो सिंपल, पैरेलल में क्या होता है सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो CP के लिए कितनी CP के लिए हो जाएगी ऑल टोटल ऐड होकर हो जाएगा ये 3C आ जाएगा। और यहां से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। बात समझ आ गया। बात करते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है गॉसियन, लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस
दैट इनक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस। कह रहा है एक गॉसियन सतह के अंदर 3 चार्ज रखे हुए हैं, तो कह रहा है बताओ उसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू लिखते थे टोटल Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस सरफेस के अंदर कितने चार्ज इंक्लोज्ड है। तो कह रहा है हमसे यहाँ पे एक सरफेस है, इसके अंदर कितने चार्ज इंक्लोज्ड है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो Q1 भी है, अंदर में Q2 भी है, अंदर में Q3 भी है, तो ये टोटल चार्ज इंक्लोज हो गए। तो क्या लिखेंगे, सिंपल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो Q1 Q2 Q3 के लिए पुट करनी है। Q1 के लिए कितनी है, -14 नैनो कूलम, तो -14 है ना इंटू 10⁻⁹ नैनो कूलम दिया था। Q2 के लिए कितनी है, तो Q2 के लिए उसने कहा है वो 78 प्लस 8.85 पे, तो लिखेंगे 78.85 नैनो कूलम है, तो लिखेंगे 10⁻⁹। एंड थर्ड चार्ज में क्या दिया, -56 नैनो कूलम, तो हमेशा विद साइन पुट करना है, यानी -56 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। अब क्या करना है, सिंपली देखो यहां पर ये सारे टर्म को ऐड करते हैं, -14 और प्लस 28.85 और -56, है ना। इन सभी को ऐड करके देखना, टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 8.85। असम में कॉमन क्या है, 10⁻⁹ कॉमन है, तो 10⁻⁹ ऊपर हो गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखो कौन किसको मारेगा, 8.85 को काटा, ऊपर क्या बच गया 10⁻⁹, यानी 10⁻⁹ इंटू 10 ये -12, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +12 बन जाएगा। तो टोटल ऐड तो कितना हो जाएगा, -9 + 12 कितना होता है, ये होता है 10⁻3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन करना, और फिर से कह रहा हूं लास्ट ईयर 2023 का मॉडल सेट का सोल्यूशन जरूर देख के जाना। 23 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, है ना। और इसी तरह अगर आप चाहो तो 22 का भी आप मॉडल सेट देख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन 5। अब इस क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 5 का आंसर जो आपके मॉडल सेट में दिया गया है वो रॉन्ग आंसर है ना। बताता है क्यों। तो कह रहा है हमारे पास कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। तो हमारे पास एक हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है C। ठीक, कहता है नेक्स्ट पार्ट कहता है कि व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, है ना। अब इसको हम किसी हम विंस वाहक से भर देते हैं। तो कह रहा है अब इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी, है ना, वो कितना हो गया, अब हम इसको चीज को फिलअप कर दिया। अब इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, C'। तो C' की वैल्यू कितनी है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इंटू C होता है ना। K को बोलते हैं तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जो की वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है। तो नया C' के लिए कितनी हो जाएगी 5 इंटू C, है ना। पहले था C, अब कितना हो गया 5C। तो चेंज कितना आया, है ना, तो चेंज कितना हुआ कैपेसिटेंस में, तो फाइनल हो गया 5C। पहले कितना था C, तो चेंज कितना आ गया 4C का, है ना। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालते हैं, इनकी निकालना है तो डिग्री निकालना था, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं चेंज ना, कितना चेंज हुआ, है ना, डिवाइड बाय लिखते हैं ओरिजिनल पहले कितना था, है ना, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 100% लिखते हैं ऐसे। तो देखो चेंज कितना आया, चेंज आ गया है 4C का, है ना, चेंज आया 4C का। पहले था कितना, तो देखो पहले कितना था, पहले था ये वैल्यू C थी इसकी, तो वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय C इंटू लिखेंगे हम 100%। अब देखो कौन किसको मारेगा, तो C ने C को मार दिया, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400%, है ना। उसने क्वेश्चन पूछा भी था कि परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, और हमने ये क्या निकाला, हमने ये जो चेंज वो क्या था, वो इसका इंक्रीमेंट था, कितना इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था वो आपका 4C हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए 400%। यहां पर ऑप्शन में आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है C 500%, गलत है ना। सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर और 2022 में के मॉडल पेपर में सेम क्वेश्चन था, वहां भी सेम उन्होंने मिस्टेक किया था। तो उन्होंने क्या किया है, सिंपल क्वेश्चन को वहां से लेकर यहां छाप दिया है ना, ध्यान भी नहीं दिया कि क्वेश्चन का आंसर गलत था, 2022 में भी गलत था, 24 में भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन, इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 400% आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखता है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर, है ना। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रो को डिनोट करते हैं, जिसको लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको लोग विशिष्ट प्रतिरोधी बोलते हैं। तो कहता है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू थिन वायर ऑफ कॉपर। तो देखो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, किस पे डिपेंड करता था, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। देखो एक तो डिपेंड करता है ये
डिपेंड करता है मटेरियल पे, है ना, और दूसरा डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। अगर मटेरियल सेम है तो ये रो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और टेम्परेचर भी सेम है तो भी रो सेम रहेगा, है ना। तो क्या हमने यहां पर मटेरियल चेंज किया है, तो नहीं सर, नहीं किया। पहले भी कॉपर था, अभी भी कॉपर था, भले एक थिन है, एक मोटा है, एक पतले से मतलब नहीं है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल रहा तो इसकी रेसिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि यहां पर मटेरियल हमारा सेम था, दोनों क्या है, कॉपर है, इसलिए सेम रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओम्स का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है, यानी ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर कंडक्टर इज, तो ओम्स लॉ कब वैलिड है, तो ओम्स लॉ की हम जब भी बात करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में अपना आंसर लिखना, आपने लिखते जाओ क्वेश्चन नंबर और आपका करेक्ट आंसर लिख जाना कमेंट में, लाइव चैट में कितना कितना आ रहा है। तो ओम्स लॉ वैलिड कब है, ओम्स लॉ इज वैलिड, यानी ये वैलिड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये चीज वैलिड है, नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देख लो, है ना। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर डी स्थिर होना चाहिए, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे बात समझ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आता है, इसे लोग बोलते हैं किर्चॉफ का जंक्शन लॉ पे क्वेश्चन है ये, है ना। तो कहता है बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, है ना, कह रहा है ये जो आई करंट जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखते हैं हम क्या क्या करना है। देखो, तो पहले देखते हैं कि एक जंक्शन पर कितने करंट आ रहे हैं। देखो, एक करंट उधर से आया 2 एम्पियर, है ना, इधर से एक करंट आया 2 एम्पियर। ठीक, अब यानी टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट हो गया हमारा ऐड होकर 4 एम्पियर, है ना। टोटल कितना हो गया, ऐड होकर हो गया 4। अब क्या करना है, तो यहां पर हो गया 4। अब जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना, अब जब बात करते हैं दूसरी पॉइंट पर, जब ये पहुंचेगा इस रेड पॉइंट पर, तो अब करंट कितना गया, ऊपर चला गया 1 एम्पियर, इधर करंट चला गया 1.3 एम्पियर। तो बताओ नीचे करंट आई कितना आएगा, इस आई की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, जितना करंट आया है, मतलब अगर 4 एम्पियर का करंट इस जंक्शन पर इंटर किया है, तो जा भी कितना जाएगा, जा भी जाएगा भी 4। तो कितना कितना बाहर करंट गया है, तो देखो पहला करंट गया है वो तो गया 1 एम्पियर ऊपर, तो लिख देंगे 1, है ना, यानी इनकमिंग करंट हमारा कितना है, ये 4 है, और आउटगोइंग कौन है, बाहर कौन जा रहा है, तो 1 जा रहा है, प्लस एक आपका 1.3 भी जा रहा है, और तीसरा करंट जा रहा है वो आपका लास्ट आई जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो सब ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 2.3 प्लस आई। तो यहां से आई की लिखी आ जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2.3, और करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1.7 एम्पियर, यानी आई की कितनी है, वो आपका 1.7 एम्पियर है ना, 1.7 एम्पियर, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर ए। फिर से कह रहा हूं 2022 और 23 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देकर चले जाना, हमारे इस वीडियो में अपलोड है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एंड में आके देख लेना, आपको मिल जाएगा, है ना। तो एंड तक वीडियो जो देखना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इकाई क्या होता है। तो याद करना कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 होता है ना। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई 2 होती है। एक को तो हम लोग बोलते हैं टेस्ला, जो कि होता है इसका ऐसा यूनिट, और दूसरा इसको हम और क्या लिखते हैं, इसको लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, जो ऑप्शन दिया वही लिखेंगे। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर नहीं करता है, हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पता है कि हम इसे बोलते हैं सोलेनॉइड, है ना, याद है ना, इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक, तो कह रहा है किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये होता है इसका लेंथ, है ना। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। आई जो इसमें करंट आने वाला है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमें फॉर्मूला पता है। और एक स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन की वैल्यू बोलते हैं टोटल एन डिवाइड बाय एल। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड यानी परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट इंटू एन आई, है ना, जिसको चाहो तो हम म्यू नॉट इंटू एन डिवाइड एन इंटू आई डिवाइड बाय एल भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या डिपेंड कर रहा है। तो ये बी डिपेंड करता है हमारा एन पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑप्शन देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एन का टर्म आया हुआ है, ठीक। करंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये वैल्यू आई है, तो इस पे भी डिपेंड करता है ना। देखो हमसे पूछा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या देखो इसमें आर का टर्म कहीं भी आया है, कहीं भी रेडियस का टर्म लिखा हुआ है,
नहीं, रेडियस का टर्म लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। कौन सी रेडियस? तो देखो इससे बोलते हैं रेडियस, क्योंकि अगर ये एक सर्कल के फॉर्म में होगा इसका लूप, तो इसकी कुछ रेडियस होगी आर, तो इस रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लिखता है दो पतले तार है ना, कह रहा दो थिन वायर हैं और दोनों कैसे पैरेलल हैं, समांतर हैं, जो दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? डी है, ठीक। और कहता है दोनों एक ही दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, यानी दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है? सेम डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है ऊपर, तो इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है ऊपर। तो कहता है बताओ दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो इनके बीच जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू, है ना, I1 इंटू I2 डिवाइड बाई होता है 2 पाई डी, है ना। इन फोर्स पर यूनिट लेंथ की का ये फॉर्मूला होता है ना। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट इंटू I1 I2 कितना है? दोनों की वैल्यू आई है, तो आई इंटू आई कितना बन जाएगा? आई स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई डी। मतलब देखो ऑप्शन में कौन दिया गया, तो ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है ना। ए और बी में दोनों हो सकता है। लेकिन अब से कहा कि क्वेश्चन में देखो क्या कहा उसने कहा करंट जो फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में करता है। अगर एक ही दिशा में प्रवाहित करती है तो फोर्स कैसा लगता है? फोर्स हमेशा लगता है अट्रैक्टिव, मतलब दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो दोनों वायर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं विथ ए फोर्स म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई डी, है ना। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों की दिशा अगर उल्टी हो जाए, एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तो हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, बात आ गया क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखता है स्वप्रेरित्र की एसआई क्या है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, और इसका यूनिट क्या होता है? इस चीज की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी, है ना। नाम सुना होगा हेनरी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? एच से डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी बताओ किसने इसका सही आंसर दिया था, है ना, 12 नंबर, और करेक्ट आंसर लिखते चले जाओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लिखता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस। इस लॉ को क्या कहते हैं? कहता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस दिशा में होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है ना। उसी को अपोज करो जो तुम्हें सपोर्ट करता है ना। इसका सिंपल ऐसा क्या मतलब होता है कि जो तुम्हें सपोर्ट करे उसी को अपोज करो, है ना, उसी के अगेंस्ट हो जाओ। ये नियम कौन कहता था? इस नियम को कहा था लेंज ने कहा था, है ना। याद रखना किसने कहा था? इसे हम लेंज का लॉ भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि व्हाट इज लेंज लॉ, तो लेंज लॉ यही है, यही स्टेटमेंट है ना। तो इसको आप लेंज लॉ भी आप यहां से यहां तक पूरा का पूरा याद रखेंगे, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ भी बोलते हैं। तो जहां तक मैंने येलो कलर से किया है, इस सेंटेंस को भी आप याद रखना, इसको हम लेंज का नियम भी बोलते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 14। लिखता है प्रत्यावर्ती धारा आई नॉट साइन ओमेगा टी किसी दिए गए प्रतिरोध में एक निश्चित समय में उतनी गर्मी लगभग परिमाण की एक स्थिर धारा के समान होगी, है ना। कह रहा है कि किसी रेजिस्टेंस में हीट जो प्रोड्यूस होगा एक गिवन टाइम में, वो उतना होगा जितना एक साइनसॉइडल करंट आई नॉट, है ना, जिसमें एक आपका अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रोड्यूस करेगा। तो कह रहा है इस स्टेडी करंट को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो देखो हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और हमने पढ़ा आरएमएस वैल्यू करंट, है ना। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का डेफिनेशन यही था, है ना, कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ द हीट एज इट प्रोड्यूस बाय ए स्टेडी करंट इन द सेम टाइम। तो इसको हमने पढ़ा था आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ये वही क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा आई नॉट और √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना। यानी लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या? आई नॉट इंटू 1 डिवाइड बाई 1.414, है ना। और इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 1.414 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.707, है ना। यानी ये हमसे पूछ रहा है, हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा था, है ना। और आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? या तो आई नॉट बाई √2 लिखोगे, है ना। आरएमएस के लिए या तो आई नॉट बाई √2 होती है, या इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई नॉट इंटू 0.707। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन जरूर पढ़ के चले जाना, है ना, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आते क्वेश्चन में 15। लिखता है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है
तो ये क्या होगा? कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रैवल कर रहा है कहां से? रेयर से डेंसर मीडियम में, मतलब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में। मतलब कुछ इस टाइप से होगा कि ऊपर में हमारा एक ऐसा माध्यम है, विरल माध्यम, विरल को हम लोग बोलते हैं रेयर बोलते हैं ना, तो लिख लेना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इसे बोलते हैं विरल। और डेंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? सघन। नीचे कैसा है? डेंसर है। ठीक, कह रहा है इससे हमने बना दिया एक नॉर्मल लाइट, एक बना दिया नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, अब कह रहा है अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाती है, अगर जाती है, अगर हमारा रेयर से जा रही है कहां? डेंसर में, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ऐसे होना चाहिए था, है ना। लेकिन सिंस ये रेयर से डेंसर में जाएगा तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। कहां चेंज होता है? तो हमेशा ये मुड़ जाता है, किधर? नॉर्मल के साइड, मतलब अभिलंब की ओर ये मुड़ जाती है थोड़ा, है ना। जब भी रेयर से डेंसर में जाओगे तो ये रे थोड़ा सा घूम जाएगा, किधर? आपके नॉर्मल के साइड थोड़ा घूम जाएगा ना, थोड़ा बेंड कर जाएगा नीचे की ओर, यानी ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और करेक्ट ऑप्शन होगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, है ना। कब? जब लाइट कहां से कहां जाए? विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब लाइट ट्रैवल करे रेयर से डेंसर में, तब, है ना। डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कि लंबर से दूर झुक जाएगा। कब? जब डेंसर से रेयर में जाएंगे ना, वो भी किस भी याद रखना अच्छे तरीके से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, लिखता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर, है ना, बड़ा फेमस है। जियो फाइबर का आपने नाम सुना होगा, है ना। जियो फाइबर क्या यूज करता है? हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं ना, हाई स्पीड नेट के लिए यूज करते हैं। तो उसमें एक नया टाइप का केबल यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, वो एक येलो कलर का केबल यूज करते हैं, उस केबल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। कह रहा है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये हमेशा वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर होगा तो अंदर में सिग्नल्स ऐसे जाते हैं ना, सिग्नल्स हमारा ऐसे क्रॉस ऐसे मूव करता है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, लिखता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होती है, मतलब द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, अभिदर्शक लेंस फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कहा जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें ना, कि बहुत लोग ये कंफ्यूजन लोगों को ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दो कैसे कि अगर हमने कहा कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको लोग बोलते हैं अभिदर्शक, इसे बोलते हैं लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको डायग्राम याद होना चाहिए, आता है। तो कह रहा है जब हम यहां से इमेज बनाते हैं ना, तो इमेज कैसा बनता है? एक इमेज हमारा तो ऐसे बनता है ना। एक इमेज हमारा बनता है वो कुछ जो मैंने बनाया रेड कलर से, इसे हम लोग बोलते हैं इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। और दूसरा इमेज कहां बनता है? दूसरा इमेज बनता है हमारा यहां से, है ना। दूसरा इमेज हमारा कहां से बनता है? दूसरा इमेज हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे, है ना। तो फाइनल एक इमेज हमारा यहां बनता है, दूसरा इमेज। ये इमेज कौन बनाता है? तो ये जो दूसरा इमेज ये कौन बनाएगा? दूसरा इमेज हमेशा बनाता है हमारा आई लेंस ना, इसके द्वारा बना गया, ठीक है, इसने बनाया आई लेंस ने। तो कह रहा है बताओ ऑब्जेक्टिव ने कौन सा इमेज बनाया? तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज यहां बनेगा। कह रहा है ये इमेज है क्या? इस इमेज के बारे में क्या कहोगे? तो देखो ये इमेज कैसा होता है, रखना, ये इमेज जो बनता है ना ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ये इमेज हमेशा बनता है रियल एंड लार्ज, है ना, रियल एंड लार्ज बनता है। और इमेज फाउंड बाय द आई लेंस, है ना, ये जो आपका आई लेंस बनाएगा, आई लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? ये इमेज होता है, ये आपका हमेशा कैसा होता है? ये होता है वर्चुअल एंड लार्ज। ये कैसा होता है? ये आपका वर्चुअल और लार्ज होता है ना। तो दोनों पॉइंट याद रखना, जब मैं आपको 1/3 कराऊंगा तो चीज को ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से ना। तो ऑब्जेक्टिव की द्वारा जो भी इमेज बनता है वो हमेशा रियल और लार्ज होगा, और फाइनल इमेज जो आईपीस बनाता है ना, आईलेंस बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल और लार्ज होता है। हमसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रियल एंड लार्ज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखता है द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, का किसी तरंग के गमन के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं का विचार सबसे पहले द्वारा किसके द्वारा दिया गया था, है ना। यानी सेकेंडरी वेव के बारे में जो आइडिया आया था वो सबसे पहले किसने कहा था, है ना। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो इस चीज के बारे में सबसे किसने कहा था कि लाइट एक वेव होती है इस टाइप से, किसने कहा था? और सेकेंडरी वेवलेट्स का आइडिया किसने दिया था सबसे पहले? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। कहा गया था हाइजिन्स ने, है ना, पढ़ा ना हमने हाइजिन्स का वेव फ्रंट, है ना, हाइजिन्स का वेव थ्योरी। तो हाइजिन्स ने बताया था, सेकेंडरी वेव्स के बारे में आइडिया दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कहता है कि ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर
एंड देन इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन द वाटर। तो कह रहा अब बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगी। कहा गया कि पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया डबल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, उसको हमने किया एयर में। तो हमारे पास मान लो फ्रिंज विड्थ आया वो बीटा इक्वल टू हो गया, फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी होता है। ठीक, अब कह रहा है पूरे सिस्टम को हमने कहां डाल दिया, इन वाटर में। अब हम पूरे एक्सपेरिमेंट को हम कहां करेंगे, इन वाटर में करेंगे। तो कह रहा बताओ इस जो अब जो ये बीटा है, ये जो फ्रिंज विड्थ आया बीटा है ना, बीटा को लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो क्या बताओ अब ये फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इसकी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, इसको लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, इसको लोग फ्रिंज की चौड़ाई भी बोलते हैं, है ना। तो देखो वाटर में जाने पर क्या होता है, वाटर में जाने पर लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो अब वाटर में जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, और कितनी होती है, लैम्डा डैश हो जाती है, और इस लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू हो जाती है। तो अब जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो बीटा डैश हो जाएगा, और फ्रॉम क्या होगा, बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू डी बाई डी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दैट मीन स्मॉल डी चेंज नहीं करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, है ना, स्लिट और पर्दे के बीच में जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी वो भी चेंज नहीं करेगा। कौन चेंज कर रहा है, ओनली लैम्डा डैश। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश इक्वल लिख सकते हैं बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश की जगह लिख सकते हैं ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लैम्डा डिवाइड बाई म्यू इंटू डी बाई डी। दिस इंप्लाइज हमारे पास जो बीटा डैश की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी, लैम्डा डी बाई डी, है ना, इंटू 1 बाई म्यू। यानी इस चीज को लिख सकते हैं बीटा डैश की वैल्यू होगी वो बीटा बाई म्यू हो जाएगी। मतलब कि हमारा जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या म्यू से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। म्यू कितना होता है वाटर का 1.33, मतलब क्या होगा, फ्रिंज विड्थ घट जाती है हमेशा। तो इस पॉइंट को सिर्फ याद रखना कि फ्रिंज विड्थ हमेशा घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या कर जाएगा, फ्रिंज विड्थ हमेशा यानी बीटा डैश क्या कर जाएगा, हमेशा डिक्रीज कर जाएगा, हमेशा घट जाता है। ठीक है, तो रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लिखता है द्रव्यमान एम और गतिज ऊर्जा ई वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, है ना। क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम, जिसका मास एम है और काइनेटिक एनर्जी ई है, तो क्या बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो हमने पढ़ा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी। पी को बोलते हैं हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग बोलते हैं। ठीक, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ई, अगर ई हमारा काइनेटिक एनर्जी है तो फॉर्मूला होता है ना, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक, और हम चाहे तो पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2me लिख सकते हैं, और पी की वैल्यू लिख सकते हैं √2me लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइड बाई पी, और पी के लिए कितने आ गए √2me, है ना। ये हो जाएगा हमारा यहां से करेक्ट आंसर। अब बताओ ये करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट ऑप्शन का हमारा ऑप्शन नंबर ए, h डिवाइड बाई √2me, है ना, ये पूरे में रूट आएगा पूरा √2me। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोर्ड्स के इन बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर्ड्स का जो परमाणु मॉडल था उसके अकॉर्डिंग कौन सी क्वांटिटी होती है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होती है ना। तो बोर्ड्स का हमारा क्या बोलते हैं सेकंड जो अवधारणा था, सेकंड पोस्टुलेट था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा एक इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई होता है। कौन सी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको लोग बोलते हैं कोणीय संवेग बोलते हैं, है ना। क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। ये होता है n इंटू h बाई 2 पाई होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लिखता है फ्रॉम n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन का विस्थापन मेल खाता है। क्या कहता है, देखो कह रहा है अगर ये n इक्वल टू 1 है ना, फिर हमने बनाया n इक्वल टू 2, ठीक, फिर होगा हमारे ऊपर जाएंगे तो n इक्वल टू 3, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। तो कहता है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, n से 2 से 3 जाए, या 2 से 4 जाए, या 2 से 6 5 जाए, है ना, 2 से 5 जाए, 2 से 6 जाए, कुछ भी जाए, तो कह रहा है कि ये किसको शो करता है, क्या देखना 2 पे जब भी अगर 2 से जाएगा या 2 पे आएगा, ये क्या होता है, ये हमेशा होता है बामर सीरीज होता है ना। अगर 1 से जाता तो लाइमन, 2 से जा रहा है तो बामर, 3 से जाता तो पाश्चन, 4 से जाता तो, है ना, लाइमन, बामर, पाश्चन, देन ब्रैकेट, देन पीफन। तो 2 पे जाएगा तो हमेशा क्या होता है, बामर होता है। 1 पे आता तो क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज बोलते हैं, है ना। 3 से बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाश्चन बोलते हैं,
है ना। 4 से ज्यादा तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। और पी से जाए तो इसे बोलते हैं पी फंड बोलते हैं। तो हमारा जा कहां से रहा, हमारा जा रहा है एन इक्वल टू, देखो उसने क्वेश्चन कहां कहां कहा गया, एन इक्वल टू 2 से, तो उसे क्या बोलेंगे हमेशा, हम हमेशा बोलते हैं बामर सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहां से करेक्ट। ठीक है, और याद रखना बामर सीरीज ही हमेशा लाइक करता है किसमें, विजिबल रीजन में, यानी हम सिर्फ बामर सीरीज को ही देख सकते हैं। तो याद रखना कि किस स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं, हमेशा बामर सीरीज को ही हम देख सकते हैं, यानी बामर श्रृंखला को ही हम देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 23, लिखता है एक द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस आर मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग 3.6 फर्मी-मीटर, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, जहां ए को हम लोग बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, चलो मास नंबर बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो हमने कहा इस आर की वैल्यू गिवन है, हमें 3.6 फर्मी-मीटर गिवन है ना। और देखो आर नॉट की वैल्यू ना, आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी-मीटर होती है, ये भी याद रखना। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.2 है, इंटू ए टू द पावर 1/3। हमें फाइंड आउट करना है कि इस ए की वैल्यू है कितनी, है ना, हमें ये ए फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, दैट मीन्स कि ए टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 1.2, है ना। कौन किसको मारेगा, डेसिमल ने डेसिमल को काट दिया, और 12 के टेबल में 36 कटता है 3 टाइम्स में, यानी ए का पावर 1/3 इक्वल टू हो गया 3। क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे, क्यूब करने पर ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3 का पावर 3। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लिखता है पी टाइप, है ना। अगर हमें पी टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें किस चीज को ऐड करना पड़ेगा प्योर सिलिकॉन में, है ना। शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाना पड़ेगा, तो हमें मिलाना पड़ेगा हमेशा एक ट्राईवैलेंट एटम, और वो कौन होता है, ट्राईवैलेंट एटम होता है हमारा एल्युमिनियम, है ना। क्या मिलाना पड़ेगा हमेशा एक ट्राईवैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे बोलते हैं ट्राईवैलेंट, है ना। वो किसके पास होता है, हमेशा एल्युमिनियम के पास होता है। तो हमें पी टाइप के लिए क्या मिलाएंगे, हम एल्युमिनियम मिलाएंगे। सिमिलरली आप एन टाइप के लिए पढ़े ना, एन टाइप के लिए हमें फास्फोरस मिलाना पड़ता है ना। अगर एन टाइप पूछा जाए तो क्या बोलते हैं हम, फास्फोरस। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, गर्म करने पर अर्धचालकों की प्रतिरोध क्या होती है ना। तो याद करना कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, हम बात करते हैं अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, बढ़ेगा, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, आर के लिए क्या होती है, घट जाती है ना। किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है, उसकी रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है, घट जाती है, अर्धचालकों की रेजिस्टेंस हमेशा घट जाती है ना। इस पॉइंट क्या रखना, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि गर्म करने पर प्रतिरोध का अर्धचालक का प्रतिरोध, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलवेज डिक्रीज। क्या कर रहा है ये चीज एरो नीचे का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो जाना, और आपका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी, किसके लिए, ओनली फॉर द सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस ही बढ़ता है। बात समझ आ गया, ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे सॉल्यूशन, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। सिमिलरली हम आपको बायो और केमिस्ट्री का भी डिटेल सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे विद डिफरेंट टीचर्स, है ना। तो हम ट्राई करेंगे जल्दी, तो इसलिए जल्दी से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब, फेसबुक, है ना, इंस्टाग्राम पर सब हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वीडियो और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी चैनल को ज़्यादा तक शेयर करो, है ना, ताकि बाकी हर स्टूडेंट को हर चीज़ का सॉल्यूशन विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाए।